मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत ईवीएम से। जी हाँ, ईवीएम की लगातार चर्चा हो रही है। दरअसल देश में जो मुद्दा चल रहा है या देश में जो माहौल चल रहा है उसका लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं, बताते रहते हैं। और हम ये बात आज कर रहे हैं ईवीएम को लेकर। जी हाँ, हमने अभी हाल ही में बात भी की थी ईवीएम को लेकर। ईवीएम को लेकर मैंने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें मैंने बताया कि कैसे ईवीएम पर सवाल खड़ा हो रहा है, और जनता ने बहुत सराहा है उस प्रोग्राम को। बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट भी सामने आए जिसमें जनता ने जो है हमारी तारीफ की है, जिसमें जनता ने कहा है कि आप इस तरह के मुद्दों को उठाकर बहुत हद तक सही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दे अब नहीं उठ रहे हैं। तो मैं वही ईवीएम के मुद्दे को लेकर हाजिर हूं, और इसमें मैं बहुत सारे पॉइंट आज जोड़ते हुए बताऊंगा कैसे ईवीएम के रहते वाकई मोदी सरकार जो है वो मनमाना रवैया अपना रही है, और ईवीएम से कितना खतरा आज विपक्ष को दिखता नजर आ रहा है। दरअसल हम क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से देश का माहौल बना हुआ है, सरकार चाहती है एक तरफा काम होता रहे, सरकार चाहती है एक तरफा तरीके से नीति बनती रहे, सरकार चाहती है कि आप सरकार के खिलाफ बात ना करें, आप सरकार से सवाल ना पूछें, आप सरकार के खिलाफ कोई भी काम ना करें। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आप ये सब मुद्दे पर बात ही मत कीजिए सरकार से, क्योंकि सरकार इन मुद्दों पर आपको चुप्पी जो है वो कहने के लिए कह देगी। अगर ज्यादा सवाल जवाब आपने किया तो यह हो सकता है ईडी और एनसीबी आपके पास भिजवा दे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज सवाल पूछने तक का अधिकार नहीं है। दरअसल हम ये देख रहे हैं कि चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं। इस साल के अंत में 2 राज्यों में चुनाव है, गुजरात में, हिमाचल में, और तो और हम देख रहे हैं 2024 में चुनाव होने वाले हैं। तो चुनावों से पहले ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से विपक्ष मजबूत हो रहा था, विपक्ष एकजुट हुआ। देखिए आज विपक्ष को क्यों और ज्यादा तोड़ा जा रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि अभी हाल ही में हमने देखा था वो जो राष्ट्रपति चुनाव हुए, राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष कितना मजबूत हुआ, विपक्ष किस तरह से एकजुट हुआ, ये देखकर मोदी सरकार हिल गई। मोदी सरकार ने देखा कि विपक्ष इतनी बड़ी ताकत में, अगर विपक्ष इसी तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता रहा और इसी ताकत के साथ वो 2024 में उतरते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। तो सरकार ने कोशिश की है कि विपक्ष को तोड़ा जाए। मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। देखिए महाराष्ट्र में तो शिवसेना को बहुत हद तक खत्म कर दिया। जिस तरह से हमने देखा कि शिवसेना की हालत आज क्या हुई पड़ी है, हम पश्चिम बंगाल में भी देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हम ये देख रहे हैं कि ममता बनर्जी की, जी हाँ, सरकार गिराने की पूरी तैयारी है, बीजेपी ने रच ली है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जो पार्थ चटर्जी हैं या अर्पिता हैं और तमाम ऐसे जो टीएमसी के मंत्री हैं, उनके यहाँ छापा पड़ क्यों रहा है और क्यों जबरदस्ती उन्हें घसीटा जा रहा है? दरअसल सरकार चाहती है, मोदी सरकार चाहती है कि टीएमसी के जितने भी विधायक हैं वो डर कर बीजेपी के दामन में थाम ले। और मैं अपने दर्शकों को एक बहुत बड़ा अपडेट बता दूं, पार्थ चटर्जी को लेकर खबर ये सामने आई कि वो उन्होंने सरकारी जितनी भी चीजें थी उसको छोड़ दिया। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उन्होंने अपना संपर्क तोड़ दिया। बंगाल सरकार की तरफ से जो भी सिक्योरिटी या जो सुरक्षा इंतजाम दिए गए थे सब छोड़ दिया। ऐसे में माना जा रहा है क्या इस्तीफा देने वाले हैं पार्थ टीएमसी से, और पार्थ अगर टीएमसी से इस्तीफा देते हैं तो क्या बीजेपी के साथ आएंगे? खबर ये सामने आई कि टीएमसी के, जी हाँ, 50 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में है। माना जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने की बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। जी हाँ, वहां पर बहुत बड़ा खेला चल रहा है, और आने वाले समय में इस तरह की खबर जरूर आपको सुनने को मिल जाएगी कि बंगाल में सरकार गिर गई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को उतारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बीजेपी ने देखा कि अगर ममता बनर्जी इसी तरह रणनीति बनाती रही तो ये उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगी। तो ऐसे में ममता बनर्जी को ही पूरी तरह से विपक्ष से सफाया कर दिया जाए, इसलिए पश्चिम बंगाल में सरकार गिराने की तैयारी है। और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि 50 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में है जो टीएमसी के हैं। तो क्या आने वाले समय में वाकई बंगाल में सरकार गिर जाएगी जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा? और ईवीएम को लेकर बात कही जा रही है, विपक्ष ये कह रहा है कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक बीजेपी चुनाव जीतती रहेगी। ईवीएम में हेरफेर होता रहा है और इसके सबूत भी विपक्ष ने दिखाए। जी हाँ, कैसे ईवीएम में बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ियां होती हैं चुनावों के वक्त, और क्या वाकई विपक्ष बात सही कह रहा है? दरअसल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यूपी में अभी हाल ही में चुनाव हुआ। इसके अलावा मैं बात करूं 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जो फोकस था वो था उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तराखंड में, पंजाब में हमने देखा था। और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो हुए विधानसभा के चुनाव, उस दौरान हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे ईवीएम मशीन थे
जहां पर चुनाव हो रहे थे, वोटिंग हो रही थी, वहां से कुछ खास पार्टीज की सिंबल गायब थे, जिनमें समाजवादी पार्टी, बसपा के सिंबल गायब थे। और तो और हमने देखा कि ज्यादातर जो है वो समाजवादी पार्टीज के सिंबल गायब थे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी, कि बटन किसी और को दब रहा था, जा वोट किसी और को रहा था। इस तरह के सवाल समाजवादी पार्टी ने खड़े किए थे। तो सीधे तौर पर देखिए कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, आजमगढ़ और रामपुर, और इन दोनों सीटों पर हमने देखा समाजवादी पार्टी कैंडिडेट ने कहा कि भाई जो यहाँ माहौल बना हुआ था, वो सीधे तौर पर ये इशारा कर रहा था कि बहुत बड़े हद तक, जी हाँ, बहुत बड़े हद तक जो चीज़ें हो रही हैं या बहुत बड़े हद तक जो बदलाव हो रहा है, ये सीधे तौर पर कहीं न कहीं बताता है कि क्या वाक़ई ईवीएम के साथ खेल नहीं हो रहा है, और क्या वाक़ई बीजेपी आज एक तरफ़ा राज नहीं करना चाहती है। दरअसल हम देख रहे हैं कि 2014 से पहले लोकतंत्र हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद लोकतंत्र खत्म हो गया। आप खुद उठाकर देख लीजिए, 2014 से पहले कम से कम जनता सड़क पर उतरकर अपनी आवाज़ तो रख सकती थी। छात्र सड़क पर उतरकर अपनी बात तो रख सकता था, किसान प्रदर्शन तो कर सकता था, विपक्ष अपनी आवाज़ तो रख सकता था। 2014 के बाद आप देख लीजिए, क्या छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर सकता है? क्या किसान अपनी बात रख सकता है? गरीब जनता अपनी बात रख सकती है? विपक्ष को तो भाई पूरी तरह ही खत्म किया ही जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो 2014 के बाद लोकतंत्र खत्म हो रहा है और खत्म होता चला जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार राजतंत्र की व्यवस्था को अपना रही है। जी हाँ, भारत में आने वाले समय के अंदर डेमोक्रेसी खत्म ही हो जाएगा। आप सरकार से ना सवाल पूछ सकते हैं, ना सरकार आपको जवाब देगी। अगर डेमोक्रेसी भारत में खत्म हुई, तो इसका नुकसान विपक्ष को नहीं, इस देश की जनता को होगा। और देश की जनता भले ही अभी ना समझ रही हो, लेकिन 5 साल के बाद, जी हाँ, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब चीजें उसे समझ में आने लगेगी, तब उसे पता चलेगा। लेकिन अब पछताए खुद क्या, जब चिड़िया चुग गई थी। उस वक्त पछताने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि सीधे तौर पर समझिए, सरकार जब डेमोक्रेसी खत्म कर ही चुकेगी, उसके बाद अगर जनता जागेगी, तो ऐसे में ये जनता की सबसे बड़ी ही गलती होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जनता अभी भी सरकार के लिए ही बातें कर रही है, हिंदू मुसलमान के चक्कर में फंसी है। उसे महंगाई से मतलब नहीं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों से मतलब नहीं है। विपक्ष जो लगातार इस तरह के मुद्दों को उठा रहा है, विपक्ष को उठाने दिया नहीं जा रहा मुद्दों की बात, तो जाहिर सी बात है, जनता को कोई परेशानी होगी, जनता किसी तकलीफ में होगी, तो वो विपक्ष उनकी आवाज़ को संसद तक पहुँचाएगा। लेकिन आपने यही ऐलान कर दिया कि संसद में इस तरह से धरना प्रदर्शन नहीं होगा। आपने विपक्षी पार्टियों को एक चारदीवारी में बंद करके रख दिया है। सीधे-सीधे तौर पर आज देखा जा रहा है, और सीधे-सीधे तौर पर आज जो हालात है, वो कहीं न कहीं ये ज़रूर माने जा रहे हैं कि क्या वाक़ई जिस तरह से आज विपक्ष खत्म हो रहा है, क्या ये विपक्ष का खत्म होना ये नहीं बताता कि ये देश की जनता के लिए गहराता संकट है? क्योंकि देश की जनता लगातार पिसती चली जा रही है। देश की जनता की हालत लगातार खराब हो रही है। महँगाई बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, रोज़गार खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि अगर इसी तरह के हालात रहे, तो बहुत बदतर स्थिति चा जो है श्रीलंका से ज़्यादा हमारे देश में देखने को मिलेगी। और ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि ईवीएम में कुछ तो झूल हो रहा है, क्योंकि विपक्ष अगर सबूत दिखाता है, हालाँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विपक्ष ये कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव करवाने अगर बंद करवा दिए जाएँगे, तो शायद विपक्ष को बड़ी उम्मीद लग रही है जीतने की। लेकिन हालाँकि अभी ईवीएम से चुनाव करवाना बंद इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन क्या बैलेट पेपर से चुनाव करवाने सही रहेंगे? और ईवीएम से अगर पूरी तरह चुनाव बंद हो जाएगा, तो क्या गारंटी है कि भाई चुनाव जो है वो पूरे लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से होंगे? क्योंकि आज जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव हम देख रहे हैं कि ना लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हैं, ना संवैधानिक तरीके से। राष्ट्रपति चुनाव के ना नतीजे आते हैं, ना रुझान आते हैं। बीजेपी जश्न मनाने लगती है, बीजेपी में जश्न की तैयारियां शुरू होती हैं, पहले ही खुशखबरियां बाँट दी जाती है, पहले ही जो है पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है, और नतीजे जब आते हैं तब तो पता ही चल जाता है। सीधे तौर पर हम देख रहे हैं आज सब कुछ स्क्रिप्टेड चल रहा है। बीजेपी अपने हिसाब से तारीख तय करती है, चुनाव भी वो खुद ही जीतती है, अपने हिसाब से कैंडिडेट खड़ा करती है। यही विपक्ष कह रहा है कि सरकार डेमोक्रेसी खत्म ही कर दे, डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि जानबूझकर आप ये कहते हैं कि भाई इस तारीख को चुनाव है, या 5 साल के बाद चुनाव है, या इस तारीख को इस राज्य में चुनाव है। चुनाव आने वाले समय में खत्म ही हो जाएँगे, क्योंकि सरकार राजतंत्र की व्यवस्था पूरी तरह कायम कर देगी। और राजतंत्र की व्यवस्था कायम रहेगी, तो समझिए ये जनता, ये देश के लिए कितनी मुश्किल होगी, ये फिलहाल जनता अभी नहीं समझ रही है। लेकिन आने वाले समय में जब जनता की आँख खुलेगी, तो जनता केवल और केवल खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचती रहेगी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार काम
कर चुकी होगी, क्योंकि सरकार इस तरह का काम कर रही है और पक्का काम कर रही है कि आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। और सरकार ने अगर पक्का काम कर दिया, राजतंत्र की व्यवस्था ला दी, तो शायद जनता के लिए इससे बुरी बात और बुरे दिन और कोई नहीं होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आए हैं मोदी सरकार के मंत्रियों के लिए। मोदी सरकार के मंत्रियों के जो बड़े-बड़े उनके साथ साथगांठ हैं, बड़े-बड़े उद्योगपति, कारोबारी उनके, लेकिन जनता के कभी अच्छे दिन नहीं आए। जनता तो परेशान है और इसी परेशानी की वजह से वो आज इस तरह की हालात में रहने को मजबूर है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।